बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग की और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन ओवरराइडिंग क्यों और किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग से क्या मुराद है? अगर एक पेरेंट क्लास में जो फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन किए गए हैं उन्हीं नामों के साथ चाइल्ड क्लास में भी वो फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन कर दिए जाए, लेकिन डिफरेंट फंक्शनैलिटी के साथ उन्हें डिफाइन कर दिया जाए, तो यहाँ पर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को ओवरराइड कर रहा है। यानी अगर पेरेंट क्लास में एक फंक्शन फॉर एग्जांपल एग्जांपल के नाम से मौजूद है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है और वही फंक्शन उसी नाम के साथ चाइल्ड क्लास में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि एक फंक्शन ओवरराइड हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्यों की जाती है? जब आप फंक्शन ओवरराइडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यूजर एक ही नाम से फंक्शंस को यूज कर सकता है, फंक्शंस को कॉल कर सकता है, जो कि डिफरेंट क्लासेस में एग्जिस्ट कर रहे होंगे और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहे होंगे। यहाँ पे एक बात आपको जो जहन में रखनी है वो ये कि जब आप किसी फंक्शन को ओवरराइड कर देते हैं तो चाइल्ड क्लास के साथ आपको जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जब फंक्शन को कॉल करेगा तो वो हमेशा चाइल्ड क्लास में मौजूद फंक्शन को ही एक्सेस कर सकेगा, पेरेंट क्लास में मौजूद फंक्शन को वो एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन हम अपनी चाइल्ड क्लास के फंक्शन की बॉडी के अंदर पेरेंट क्लास के फंक्शन को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। ये बातें कुछ ज्यादा कंफ्यूज होती चली जा रही हैं। आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक क्लास क्रिएट की है लाइन नंबर 4 पे, जिसका नाम है सिंपल, और ये हमारी पेरेंट क्लास है। इस पेरेंट क्लास में हमने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ दो इंटीजर टाइप डाटा मेंबर ए और बी डिक्लेयर किए हैं, और उसके बाद लाइन नंबर 8 पे देखिए हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जो कि ए और बी दोनों डाटा मेंबर में जीरो की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 13 पे देखिए हमारे पास इन नामी एक मेंबर फंक्शन है जो कि हम पेरेंट क्लास में डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं, और इसे हम वॉइड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं। और ये फंक्शन क्या करेगा? सिंपली ये यूजर से इनपुट लेके स्टोर करेगा दोनों डाटा मेंबर्स ए और बी में। और उसके लिए सिंपली हम सबसे पहले सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे, एंटर ए, और जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा उसे हम ए डाटा मेंबर में स्टोर कर देंगे सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए। और बिल्कुल इसी तरह से बी नामी डाटा मेंबर के लिए भी हम वैल्यू यूजर से लेके स्टोर कर देंगे बी नामी डाटा मेंबर के अंदर। इसके बाद हमारे जो फंक्शन जिन्हें हम ओवरराइड करने वाले हैं वो यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं लाइन नंबर 20 पे। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो इन नामी मेंबर फंक्शन है ये हम चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर और डिफाइन नहीं करेंगे, इसे हम एक्सेस करेंगे अपने पेरेंट क्लास से ही। यानी अगर आप फंक्शंस को ओवरराइड कर रहे हैं तो जो फंक्शंस ओवरराइड हो रहे हैं सिर्फ वही फंक्शन पेरेंट क्लास में से एक्सेस नहीं किए जा सकते। बाकी के फंक्शन जो कि आपने पेरेंट क्लास में डिक्लेयर और डिफाइन किए हैं वो आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। लाइन नंबर 20 पे हमने ऐड नामी एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन की जो कि बहुत ही सिंपल फंक्शन है, और ये क्या करेगा? सिंपली सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से ये एक स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, और फिर a प्लस बी की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी इस सिंपल एक्सप्रेशन की मदद से। उसके बाद हमारा दूसरा मेंबर फंक्शन सब नाम से है जो कि ओवरराइड किया जाएगा बाद में, और इसे भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं वाइड कीवर्ड के साथ। और ये मेंबर फंक्शन क्या करेगा? सिंपली a में से b की वैल्यू को माइनस करके स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हम ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे a माइनस बी इज इक्वल टू, और फिर a माइनस बी की एक्सप्रेशन की मदद से जो रिजल्ट होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए हमने ये एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया लाइन नंबर 28 पे, जो कि सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू की स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा, और फिर इस सिंपल एक्सप्रेशन की मदद से रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। और लाइन नंबर 32 पे देखिए हमने डिवीजन के लिए भी एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है जो कि बाद में हम लेटर ऑन चाइल्ड क्लास में जाके ओवरराइड करने वाले हैं। और डिवीजन फंक्शन क्या करेगा? सिंपली a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू की स्ट्रिंग के साथ इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा जो कि a को b से डिवाइड करने के बाद हासिल होगा। अब यहां तक हमारी पेरेंट क्लास कंप्लीट होगी लाइन नंबर 36 पे। हमारी चाइल्ड क्लास स्टार्ट हो रही है लाइन नंबर 38 पे। हमने अपनी चाइल्ड क्लास का नाम रखा है कम्प्लेक्स, और हमेशा की तरह जब आप चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास कीवर्ड के बाद आप अपने चाइल्ड क्लास का नाम मेंशन करते हैं, उसके बाद कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, और फिर अभी तक हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ ही चाइल्ड क्लास को डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं। हम आगे चलकर ये भी देखेंगे कि डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स के साथ आप किस तरह चाइल्ड क्लासेस को डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं और इससे आपकी चाइल्ड क्लास पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमारी जो पेरेंट क्लास है जिससे हमारी ये चाइल्ड क्लास डिराइव की जा रही है उसका नाम है सिंपल। अब यहाँ पे देखिए हमने कोई डाटा मेंबर डिक्लेयर नहीं किया, हम डाटा मेंबर वही यूज करेंगे जो कि पेरेंट क्लास में मौजूद है, यानी ए और बी। और हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ
एक मेंबर फंक्शन ऐड यहाँ पर भी डिक्लेयर किया है। ये बात ध्यान में रहे कि ऐड नाम का एक मेंबर फंक्शन पेरेंट क्लास में भी मौजूद है। इट मींस कि जब आप इसे चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो आप ओवरराइड कर रहे हैं पेरेंट क्लास में मौजूद मेंबर फंक्शन को। अब ये मेंबर फंक्शन क्या कर रहा है? ये मेंबर फंक्शन सिंपली ए और बी की वैल्यूज को चेक करेगा कि अगर ए और बी जो दो डाटा मेंबर्स हैं उनमें से किसी भी एक डाटा मेंबर में जीरो की वैल्यू मौजूद हुई या जीरो से छोटी कोई वैल्यू मौजूद हुई तो ये मेंबर फंक्शन स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा देगा इनवैलिड वैल्यूज का। लेकिन अगर ए और बी दोनों डाटा मेंबर्स में जीरो से बड़ी कोई वैल्यू मौजूद हुई तो ये मेंबर फंक्शन कॉल करेगा पेरेंट क्लास में मौजूद हमारे ऐड नामी उस मेंबर फंक्शन को जिसे ये ओवरराइड कर रहा है। इसके लिए हमने क्या टेक्निक अडॉप्ट की है? बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। सिंपली हमने इफ की मदद से एक कंडीशन इंपोज कर दी और उसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर और का इस्तेमाल किया। और कंडीशन हम क्या इंपोज कर रहे हैं कि अगर ए नामी डाटा मेंबर या बी नामी डाटा मेंबर की वैल्यू छोटी है या बराबर है जीरो के, यानी अगर ए में जीरो स्टोर है या बी में जीरो स्टोर है या जीरो से भी छोटी वैल्यू यानी कोई नेगेटिव वैल्यू मौजूद है, इन दोनों कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस सूरत में हमारा ये मेंबर फंक्शन सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज देगा इनवैलिड वैल्यूज का। लेकिन एल्स पार्ट में देखिए हम क्या कर रहे हैं। एल्स पार्ट में हम कॉल कर रहे हैं ऐड नामी उस मेंबर फंक्शन को जो कि पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। मैंने पहले भी ये बात की थी कि जब आप किसी मेंबर फंक्शन को ओवरराइड कर देते हैं चाइल्ड क्लास में जाके, तो फिर चाइल्ड क्लास के साथ क्रिएट करदा ऑब्जेक्ट के साथ जब आप मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमेशा चाइल्ड क्लास में जो मेंबर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा वो ही मेंबर फंक्शन एक्सेस किया जा सकेगा। पेरेंट क्लास में उसी नाम से मौजूद मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके एक्सेस नहीं किया जा सकता। लेकिन चाइल्ड क्लास में जब आप उस मेंबर फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं जो कि पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप कॉल कर सकते हैं उस पेरेंट क्लास में मौजूद मेंबर फंक्शन को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ। तो हमारे पास जो कि पेरेंट क्लास में भी ऐड नाम से एक मेंबर फंक्शन मौजूद है और चाइल्ड क्लास में भी ऐड नाम से मेंबर फंक्शन मौजूद है, तो हम यहाँ पे एल्स पार्ट में जाके अपनी पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। किस तरह से? हमें अपनी पेरेंट क्लास का नाम मेंशन करना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टाइप करना है और फिर अपने उस मेंबर फंक्शन का नाम टाइप कर देना जिसे हम कॉल करना चाहते हैं। अब बिल्कुल यही टेक्निक हमने बाकी के तमाम मेंबर फंक्शंस में यूज की है जो कि ओवरराइड कर रहे हैं पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को। हमने पेरेंट क्लास में सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मेंबर फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन किए और यहाँ पे भी हम उन्हीं नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए सब नाम का एक मेंबर फंक्शन यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन ये मेंबर फंक्शन ऐड नाम में इस मेंबर फंक्शन की तरह ही पहले चेक करेगा कि ए और बी में जीरो या जीरो से छोटी कोई वैल्यू तो मौजूद नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से इनवैलिड वैल्यूज का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया जाएगा, वरना आपकी पेरेंट क्लास सिंपल में मौजूद सब नामी मेंबर फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ। तो अब ऐसा करने से होगा क्या एक्चुअली? देखिए अगर यूजर ने कोई पॉजिटिव वैल्यूज प्रोवाइड की हैं तो फिर आप उन दोनों वैल्यूज पे जो कि यूजर ने प्रोवाइड की हैं वो चारों मेंबर फंक्शन यूज करना चाहते हैं। आप उन्हें ऐड करके भी देखना चाहते हैं, आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करके भी देखना चाहते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी देखना चाहते हैं। इसलिए आप ऐसा कोड यूज कर रहे हैं कि अगर वैल्यूज जीरो या जीरो से छोटी हैं तो फिर हमारे पास मैसेज आ जाए कि इनवैलिड वैल्यूज। अदरवाइज पेरेंट क्लास में मौजूद मेंबर फंक्शन को कॉल करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चाइल्ड क्लास में एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जो कि पहले ये चेक करेगा कि ए और बी में मौजूद वैल्यू जीरो या जीरो से कम तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो इनवैलिड वैल्यूज का मैसेज आएगा, वरना पेरेंट क्लास में मौजूद मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फंक्शन है उसे कॉल कर लिया जाएगा। और सेम टेक्निक हमने डिवीजन के लिए भी यूज की है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन में देखिए हमने अपनी चाइल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इस ऑब्जेक्ट के साथ देखिए हम सबसे पहले लाइन नंबर 74 पे उस मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट करता है। मैं फिर रीइंफोर्स कर दूं कि आप अपनी चाइल्ड क्लास के साथ उन मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं पेरेंट क्लास में से जिन्हें ओवरराइड नहीं किया गया, लेकिन जिन्हें ओवरराइड किया जा चुका है उन्हें आप ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह से कॉल नहीं कर सकते जैसे कि आप लाइन नंबर 74 पे कर रहे हैं। तो इस मेंबर फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो एक्चुअली यूजर से इनपुट के तौर पे ए और बी की वैल्यूज रिसीव की जाएंगी और फिर लाइन नंबर 75 पे देखिए हम अपने इस ऑब्जेक्ट के साथ
ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के मेंबर फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं और ये चारों मेंबर फंक्शंस जो कॉल होंगे वो चाइल्ड क्लास में मौजूद मेंबर फंक्शंस कॉल होंगे। चाइल्ड क्लास में मौजूद मेंबर फंक्शंस वैल्यूज को चेक करेंगे। अगर वैल्यूज पॉजिटिव हुई दोनों तो फिर पेरेंट क्लास में मौजूद मेंबर फंक्शंस वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे जिनके लिए हमने कोड टाइप किया है। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम इसे 2 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए जब पहली मरतबा मैंने इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट किया एंटर ए, तो मैं पहली वैल्यू एंटर करता हूँ 25 और दूसरी वैल्यू में एंटर करता हूँ 0। अब दो में से एक वैल्यू 0 है तो फिर हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें 4 मैसेज स्क्रीन पर नजर आने चाहिए। इनवैलिड वैल्यूज के 4 मैसेजेस क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमने चारों मेंबर फंक्शंस को कॉल किया है और चारों मेंबर फंक्शंस जो चाइल्ड क्लास में मौजूद थे उन्होंने जब चेक किया कि दोनों डाटा मेंबर्स में से एक वैल्यू 0 है तो फिर इनवैलिड वैल्यूज के मैसेज उन्होंने डिस्प्ले करवा दिए। मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करता हूं और दोबारा से इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं और अब की बार मैं 35 ए की वैल्यू और 25 बी की वैल्यू एंटर करता हूं और मैं एंटर की प्रेस करता हूं। तो देखिए अब की बार हमारे पास वो स्टेटमेंट्स हमें नजर आ रही हैं स्क्रीन पर जो कि पेरेंट क्लास में मौजूद मेंबर फंक्शंस के अंदर हमने इस्तेमाल की थी। यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 60, दोनों को प्लस करके रिजल्ट आ गया, सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट आ गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद भी हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से आप फंक्शन ओवरराइडिंग का इस्तेमाल करते हैं।